चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के कितने सवाल भैया 200 इम्पोर्टेंट सवाल बात करेंगे जो यूपी लेखपाल में जो टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग। ठीक है, तो ये टॉपिक है पहला। तो यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि 1991 से सन 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर भाई साहब नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग ने हाल ही में विकसित भारत 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश करा है। प्रथम योजना हेराडोवर मॉडल पर आधारित थी, कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय महानदोबिल मॉडल पर आधारित थी, भारी उद्योगों पर बल दिया गया। नीति आयोग क्या है भाई साहब? एक थिंक टैंक है जो कैसे काम करता है, बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर ये काम करता है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। अगला यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था? द्वितीय के दौरान। नीति आयोग के शासी परिषद में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो भाई साहब ये भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के आपके उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, शासी परिषद में शामिल होते हैं। अगला देखो, सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित करे गए। कब? 2015 में। कब तक पूरा करना? 2030 तक पूरा करना। नीति आयोग जो है एसडीजी इंडेक्स जारी करता है और हाल ही में केरल इस पे टॉप पर है। एसडीजी जो आपका 5 किससे संबंधित है? लैंगिक समानता से संबंधित हो जाता है। भारत में एसडीजी लक्ष्यों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था? तो नीति आयोग हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ बात कर लेते हैं विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों यानी 2024-25 का जो बजट था ना उसमें 4 स्तंभों को पर जोर दिया गया है। कौन से? महिला, गरीब, युवा और किसान। महिला, गरीब, युवा और किसान। महिला, गरीब और युवा किसानों पर ध्यान दिया गया। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? तो कर और गैर राजस्व जो होता है उसी को हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। कर जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो कर आता है। गैर कर जो होता है वो गैर कर राजस्व होता है, वो सभी राजस्व प्राप्तियों में गिना जाता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल पर किया गया खर्च। वर्तमान में सरकार जो है कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। अच्छा, ज्यादा निवेश कर रही है। ठीक है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है? तो सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को इसमें छोड़ दिया सॉरी छोड़ दिया जाता है और उनके बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा भाई साहब क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों को हम क्या करते हैं यहाँ पर के बीच का अंतर ही हम राजकोषीय घाटा निकालते हैं। लेकिन इसमें से क्या कर दिया जाता है? उधार को घटा दिया जाता है। किसमें? राजकोषीय घाटा में। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की बात करते हैं। भारत की 55% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, और हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर एग्रीकलचर पर जोर दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन एवं हदबंदी और चकबंदी मुख्य कदम थे। अच्छा, भूमि सुधार में 1991 में कहा जाता है कि एलपीजी सुधार है, उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण पर जोर दिया गया और लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। किस वर्ष औद्योगिक नीति को भारत का किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? 1956 की औद्योगिक नीति को। 2030 तक भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ध्यान रखना। कितना? भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। किसने? भारत ने रखा है। अगला, माला परियोजना जो है ना, भारत माला परियोजना सड़क से संबंधित है। सागर माला परियोजना जो आपका बंदरगाह से, कवच तकनीक और वंदे भारत ट्रेनें ये आपका रेलवे से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, अगला, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है लॉजिस्टिक लागत से कम करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास करना। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्देश्य है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भाई भादला सोलर पार्क राजस्थान में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं।
पूछा गया सवाल, क्या पूछा गया? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के बारे में पूछा गया। अच्छा, सतत विकास लक्ष्यों के विशिष्ट नंबरों का मिलान करने पर जोर दिया गया, तो अभी हमने पीछे दिया गया। जीएसटी कब लागू करा गया? 1 जुलाई 2017 को। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का नियंत्रण कौन करता है? भाई साहब आरबीआई करेगा, और कौन करेगा? ठीक है, चलिए आगे आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, नियोजित विकास मॉडल से भारत के पीछे हटने का मुख्य कारण क्या है भाई साहब? सवाल क्या है? कह रहा है कि पहला है कह रहा है कि नियोजित विकास मॉडल से भारत पीछे हटने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है कि संसाधनों का अभाव और संरचनात्मक जड़ता। ठीक है, 2015 में नीति आयोग के माध्यम से केंद्रीकृत नियोजन को सहयोगात्मक संघवाद में बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। नीति आयोग के साथ यानी नीति आयोग के सत यानी SATH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब हो जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों की तकनीकी सहायता करना। हो भाई साहब, किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग को समाप्त किया गया था? तो ध्यान रखना भाई साहब। ओ भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा सवाल दिया गया। अजय छिब्बर समिति। कौन सी समिति है? अजय छिब्बर समिति। अब यहाँ से अच्छा सवाल मिला है समझो आपको, ठीक है। कौन सा? अजय छिब्बर समिति स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर नीति योजना आयोग को समाप्त किया गया था। किस उसके आगे उसकी जगह पर भाई साहब कौन चल रहा है? उसकी जगह पर आपका नीति आयोग चल रहा है। तो अजय छिब्बर समिति की सिफारिश पर खत्म करा गया। किसे? योजना आयोग को खत्म करा गया। नियोजन अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये आपका 1966 से 1969 तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में। रोलिंग प्लान योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी? गुन्नार मेंडल ने। भारत में इसे जनता पार्टी द्वारा लागू करा गया था 1978 से 80 के बीच में। सतत विकास लक्ष्य कर रहे हैं भारत में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? भाई साहब नीति आयोग जारी करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से जारी करता है। एसडीजी 10 क्या है? तो 10 क्या है? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 10 है असमानताओं में कमी। 10-10 लोगों को ऐसे बनाएंगे हम कि यहाँ पर असमानताओं में उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन से 3 आयाम शामिल हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हासिल है। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन सा है? भाई साहब केरल हो जाता है। सरकारी बजट एवं वित्तीय प्रणाली देख लेते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुआ। यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करना। देखो 2003 में आया, 3% तक सीमित करना राजकोषीय घाटा को, ठीक है। और क्या था? राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट घाटा बजट प्रबंधन अधिनियम कब आता है? 2003 में आता है। भाई साहब याद रखना, याद हो गया 2003 में 3% तक सीमित करना राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के। बजट में मुद्रास्फीति जनित मंदी का अर्थ क्या है? तो मतलब क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति महंगाई दोनों उच्च स्तर पर हों उसे हम मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं, ठीक है। पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में क्या अंतर होता है? पूंजीगत बजट में संपत्ति का सृजन या देनदारियों में कमी होती है। मतलब पूंजीगत बजट जो है ना, संपत्ति या देनदारियों में कमी होगी। राजस्व बजट में क्या होगा? राजस्व बजट में दैनिक खर्चों के लिए होता है। अच्छा, राजस्व बजट जो होता है ना, जैसे वेतन है, ब्याज, ठीक है। ये राजस्व जो आपका बजट होता है ना, वो आपके मतलब ब्याज हो गया, ठीक है, वेतन हो गया, इसके लिए यानी दैनिक खर्चों के लिए होता है राजस्व बजट। लेकिन आपका पूंजीगत बजट जो होता है ना, इसमें सरकार की देनदारियां और आपका उसकी लायबिलिटी जिसे बोलते हैं ना, और संपत्ति का सृजन की कमी होती है, ठीक है। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर पायहर को माना जाता है। भारत में इसे पहली बार 1987-88 में अपनाया गया था। 87 और 88 में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट को अपनाया गया। मतलब क्या? सारी पुरानी बातें भूल जाओ, नए सिरे से बजट लाओ, वही शून्य आधारित बजट है, ठीक है। पीटर पायहर। अगला, स्वतंत्र भारत के बाद भूमि सुधारों का द्वितीय चरण क्या था? स्वतंत्र भारत के बाद भूमि सुधारों का द्वितीय चरण क्या था? तो जोतों की चकबंदी और सहकारी कृषि।
अच्छा, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों के बाद पहला भूमि सुधार हो गया, उसके बाद दूसरा चरण क्या था, जो जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती। अशोक दलवई समिति का संबंध किससे है, तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के रोड मैप से संबंधित है। अशोक दलवई समिति याद रखना किससे संबंधित है, अशोक दलवई समिति जो है किसानों की आय दोगुनी करने के रोड मैप से संबंधित है। हरित क्रांति 2.0 का मुख्य फोकस क्या था, तो पूर्वी भारत में। अच्छा भाई साहब, हरित क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है, पूर्वी भारत में उत्पादकता और दलहन तिलहन पर जोर देना। ठीक है, ध्यान रखना। ई नाम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना, ठीक है, कृषि उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। कौन, ई नाम। ठीक है, चलिए आगे। उद्योग एवं वैश्वीकरण और उदारीकरण देख लेते हैं। 1991 के सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री तो आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह हो जाते हैं। नवरत्न और महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए भाई साहब, तो न्यूनतम होना चाहिए आपका 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। शुद्ध टर्नओवर पूछा गया। ठीक है, महारत्न के लिए पिछले 3 वर्षों का औसत औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, तभी आपको महारत्न मिलेगा। ठीक है, भारत में विनिवेश की प्रक्रिया सबसे पहले कब शुरू हुई, 1991-92 में। चलिए आगे। आधारभूत संरचना कर रहा है पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने इंजन शामिल हैं भाई साहब, 7 इंजन शामिल हैं। कौन कौन से इंजन शामिल हैं, सड़क है, रेलवे, विमानपत्तन है, बंदरगाह, जल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन और रसद। कितने हैं, तो ये 7 हैं। कौन कौन से, सड़क हो जाएगी, रेलवे हो जाएगा। ठीक है, सड़क पे चलेंगे, फिर रेलवे पे चलेंगे, फिर हम लोग जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो विमान से चलेंगे, फिर पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो हम मतलब बंदरगाह पे चलेंगे, फिर हम जल मार्ग में जाएंगे, फिर सार्वजनिक परिवहन और रसद सामग्री। ठीक है, रसद ऐसे। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह कौन सा हो जाता है, तो आपका कामराज कारपोरेट एन्नोर तमिलनाडु बंदरगाह हो जाता है। भारतमाला और सागरमाला में क्या अंतर है, भारतमाला और सागरमाला। भारतमाला जो है सड़क नेटवर्क के विशेष सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, जबकि सागरमाला बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ कठिन सवाल देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हो जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, मतलब क्या है, बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात। अच्छा, जोखिम से और उसका जो पूंजी है, कह रहा है कि बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात ही हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहलाता है। अच्छा, बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई, तो 1995 में लागू हुई। संशोधन कब हुआ भाई साहब, तो 2006 में लागू हुआ, 2006 में संशोधन हुआ। चलिए आगे कुछ यहाँ पर जीडीपी देख लेते हैं। विकास दर अनुमान 7.0 से 7.2 हो जाता है। रेपो रेट आपका 6.5% है, और सीपीआई जो मुद्रास्फीति है वो आपका 5.5 से 5% के बीच में है। और विदेशी मुद्रा भंडार आपका $700 बिलियन से अधिक है भाई साहब, $700 बिलियन से अधिक हो जाता है। ठीक है, $700 बिलियन। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नंबर पे कह रहा है कि बैंकिंग बैंकिंग जो आपका बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि अगर हो गई, CRR में मतलब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि हो गई, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाएगी और ऋण महंगे हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, मतलब CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो जो है ना, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें अगर वृद्धि हो जाए, ठीक है, CRR में वृद्धि हो जाए, तो बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाएगी और ऋण महंगे हो जाएंगे। ठीक है, भारत में विभेदात्मक बैंकिंग का उदाहरण क्या है, तो भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक हो जाती है। ठीक है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तुलन पत्र संकट क्या है, तो जब बैंकों का NPA बढ़ जाए और साथ ही कॉरपोरेट घरानों की ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाए, उसे हम तुलन पत्र संकट कहते हैं। अच्छा, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, 12 अप्रैल 1992 को दिया गया। सेबी अधिनियम कब आता है, 1992, तो 1992 ही तो दिया जाएगा। ठीक है, ओके।
अगला मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया, तो 25 सितंबर की बात है, 2014 की बात है। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% तक करना। कितनी भाई साहब? मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका जीडीपी में योगदान करना 25% तक करना। कब? 25 सितंबर 2014 को शुरू की जाती है। और औद्योगिक नीति 1991 में किन शब्दों पर जोर दिया गया था? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जो अब बंद हो गया है, पहले जारी करता था। ठीक है, ओके। अगला, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की नई परिभाषा क्या है? तो ये आपका आपका अच्छा 2.25 125 था। अब यहाँ पर 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, 1 10 50, यहाँ पर 500 5 50 250। अच्छा, अब ये दूना कर जाए, 2.25 25 का 50 हो गया, और 2.25 125 था, अब ये 250 हो गया। ठीक है, ओके। तो निवेश की राशि माइक्रो में क्या रखा गया? 1 करोड़, और टर्नओवर कितना? 5 करोड़ दिन। और यहाँ पर स्मॉल में 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम में आपका माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। मीडियम में 50 करोड़ निवेश है, टर्नओवर 250 करोड़ है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब लॉन्च की गई? 2022 में लॉन्च करी गई। लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर 8% करना। अच्छा, इसको घटाना है। ठीक है, लॉजिस्टिक जो है ना, लॉजिस्टिक जो पॉलिसी आती है 2022 में, इसे 14% से जीडीपी के 14% से घटाकर 8% करना। भारत नेट परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो देश की ग्रामीण पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। भाई साहब, अच्छा। देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा हो जाता है? तो ये आपका JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई हो जाता है, पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला। अच्छा, रेलवे कवच क्या है? तो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने के लिए भारत की स्वदेशी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सौभाग्य योजना का संबंध किसने? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्रों में विद्युतीकरण। ठीक है, ओके। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यूएसए हो जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ। डंपिंग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अर्थ है? मतलब किसी देश द्वारा अपनी घरेलू कीमत से कम कीमत पर माल का निर्यात करना, उसे हम डंपिंग कहते हैं भाई साहब। ठीक है, डंपिंग कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र ऋण में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो ये आपके हो जाते हैं कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2022 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन, भाई साहब कितनी? 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। ओके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा जो NH-44। गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग का नियम क्या कैसा होता है? तो यह नियम तो का अपवाद है, और कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ सकती है, वही गिफिन। ठीक है, चलिए आगे। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंप सब्सिडी है। डिजिटल रुपया जो है RBI द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो जाती है। उदय पोर्टल क्या है? तो MSME के पंजीकरण के लिए एक खिड़की हो जाती है, उदय पोर्टल। MSME से संबंधित याद रखना, MSME। ठीक है, गिफ्ट सिटी क्या है? तो गुजरात में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित करा गया, उसे गिफ्ट सिटी नाम दिया गया। गुजरात में स्थित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बनाया गया। हो, चलिए आगे। अगला यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि कृषि राज्य के जमींदारों का अंत था। ठीक है, ये तो सफलताएं आपको मिली हैं। ठीक है, ये तो सफलताएं भाई साहब मिली। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला करें, भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए वर्तमान किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, और नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा इसका किया जाता है। लारेंस वक्र क्या दर्शाता है? आय के विवरण में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। इसका मान 0 से 1 के बीच गिनी गुणांक द्वारा मापा जाता है। प्रचंड बेरोजगारी मतलब क्या है? तो ये कृषि से संबंधित है। जब आवश्यकता से अधिक लोग एक कार्य में लगे हों उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देश की औद्योगिक संरचना में परिवर्तन और कौशल की कमी।
गरीबी मापने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का 2009 में ने क्या नया आधार जोड़ा गया, तो इसमें कैलोरी के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया गया था। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या नया जोड़ा गया था। ओके, तो इसमें कैलोरी के साथ-साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया गया। चलिए आगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी बीमा राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए। ठीक है, ओके। अगला है पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य कौन सा है? तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015। मनरेगा के तहत काम करने पर कितने दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी? 15 दिनों के भीतर। नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना भाई साहब 2023 की है। किन लोगों के लिए? तो 18 पारंपरिक लोगों के लिए है और पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। चलिए आगे। मानव विकास सूचकांक एसडीआई इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार किया जाता है। एनईपी 2020 किस समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। जेंडर बजटिंग का क्या अर्थ है? बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान करना ही जेंडर बजटिंग कहलाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार माध्यम से सशक्त बनाना। अच्छा भाई साहब। उदारीकरण का भारतीय उद्योगों पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक उदारीकरण से तो क्या वही पड़ा? प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, लाइसेंस राज खत्म हुआ और नवीनतम तकनीक का आगमन हो गया। ठीक है, ओके। वैश्वीकरण के कारण भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो सेवा क्षेत्र को लाभ हुआ, विशेषकर आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को भाई साहब लाभ हुआ, सबसे ज्यादा लाभ हुआ। ठीक है, याद रखना इसको, ये तो याद रखना पड़ेगा। ट्रिम्स और ट्रिप्स का संबंध डब्ल्यूटीओ से संबंधित हो जाते हैं, डब्ल्यूटीओ समझौते से। ओके, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या लाभांश का क्या अर्थ है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या की अधिकता। समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा भाई साहब दी गई। शिशु मृत्यु दर की गणना जो है आपका कितने बच्चों पर की जाती है? प्रति 1000 पर की जाती है। अगर वही पूछे मातृ मृत्यु दर MMR जो की जाती है वो 1 लाख बच्चों पर की जाती है। ठीक है, ओके। अगला, हाँ, लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ पर 943 हो जाता है 1000 पर। और साक्षरता दर आपके 73% हो जाती है, पुरुष का 80.9% हो जाती है, महिला का 64.6% हो जाती है। MMR कितनी है? तो MMR है 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर हो जाती है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो है 97 है, कितनी? प्रति 1 लाख पर हो जाती है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? तो 2.0 है और 2.0 हो जाती है। ओके, क्या आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019 से 2025 के दौरान बुनियादी ढांचे पर 111 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 प्लस रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। भाई साहब बिल्कुल करा जा। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 70 सवाल कर लिए, अब चलते हैं 71 सवाल पे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया, 2027 तक रखा गया। भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र का है। इसके बाद कृषि का हो जाता है। ठीक है, एक जनपद योजना तो आपको पता है, 24 जनवरी 2018। चकबंदी योजना सबसे पहले किस हुआ? तो 1954 मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, यानी मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील थी और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना थी। ठीक है, सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर हो जाती है और 1830 में इसका निर्माण हुआ था। याद रखना, ये तो यार हमारा सवाल बार बार गलत हो जाता है, इस बार नहीं गलत होने देंगे। कि सबसे पुरानी नहर अगर सबसे लंबी नहर शारदा नहर, सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर हो जाती है। ठीक है, 1823 में निर्माण हुआ। किसान मित्र योजना का शुरुआत 18 जून सन 2001 को होता है। ठीक है, चलिए आगे।
उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छः नोड जोन कौन कौन से हैं? बिल्कुल है, झांसी भी है इसमें, लखनऊ भी है, ठीक है, आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है, कानपुर है, ठीक है, ओके। यूपी सीडा का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी सीडा मतलब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब होता है? तो 2015 में होता है। गीडा और सीडा याद रखना दोनों की। सीडा वाला जो नहीं, सतरिया वाला, सतरिया, ठीक है, सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर अथॉरिटी, ठीक है, और ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है 1989 में स्थापना होती है। ओके, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो गंगा एक्सप्रेसवे है, ठीक है, और अभी फिलहाल बन रहा है, 594 किलोमीटर है, निर्माणाधीन है। और वर्तमान में चालू जो सबसे बड़ा लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर हो जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे क्रियाशील हैं? भाई साहब, ये आपके हवाई अड्डे जो हैं 3 क्रियाशील हो जाते हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर। जल्दी अयोध्या और जेवर एयरपोर्ट के साथ अब तो 5 चल गए हैं, बिल्कुल, अब तो 5 हो गए, नोएडा वाला भी और अयोध्या वाला भी, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो जेवर वाली कर रही है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, एजी कर रही है, वे जी, जोरिक जेवर। अतः उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 हो जाता है, ठीक है। अब इसे NH 19 कहा जाता है, बिल्कुल, अब इसे NH 19 कहते हैं, पहले इसका नाम NH2 था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक परमाणु ऊर्जा तो नरोरा बुलंदशहर हो जाता है, यहीं पर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से? सोवियत रूस और USSR के सहयोग से। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश ने कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा? 22,000 मेगावाट का रखा है। कब तक? 2027 तक, आगामी 5 वर्षों में, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके भाई साहब। उत्तर प्रदेश की एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु का जोन की संख्या कितनी है? याद रखना, ये भी डाटा अच्छा डाटा दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है कृषि एवं जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 हो जाते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश का आर्थिक योगदान देख लेते हैं। भारत बिल्कुल खाद्यान्न उत्पादन में भाई साहब प्रथम स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर राजस्थान के साथ कड़ी मशक्कत कर रहा है। ओके, चीनी में प्रथम उत्पादन में हो जाता है, ठीक है। सब्जी में भी प्रथम है, MSME में भी प्रथम हो जाता है। ओ भाई साहब, अपने यहाँ का तो दबदबा है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग 150 तक तो कर चुके हैं ना, यहाँ पे कितना हो चुका है भाई साहब? 91, बिल्कुल। अगला हम लोगों का टारगेट है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सवाल कर रहा है हेलीकॉप्टर मनी का क्या अर्थ है? हेलीकॉप्टर मनी, ओ भैया, हेलीकॉप्टर मनी मंदी के समय अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सीधे जनता के खाते में पैसे डालना या करों में भारी कटौती करना, वो हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। मतलब मंदी आ गई है तो सरकार क्या करेगी? पैसा डाल देगी सबके खातों में, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। मंदी के समय अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सीधे जनता के खातों में पैसा डालना तथा करों में भारी कटौती करना। क्राउडिंग आउट क्या है? क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? तो जब सरकार बाजार से बहुत अधिक कर्ज ले लेती है, जैसे निजी क्षेत्र के लिए निवेश हेतु धन की कमी हो जाती है, ओके, और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, उसे हम क्राउडिंग आउट कहते हैं। एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स आपका असूचित कंपनियों, स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों पर लगने वाला कर एंजल कर कहलाता है। जब शेयर की कीमत उनके उचित बाजार मूल्य से अधिक हो। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसे वैश्विक बाजार में पूरा भरोसा हो और आसानी से उपलब्ध व स्थिर हो, जैसे यूएस का डॉलर और यूरो।
उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को कैसे प्रभावित करता है? मुद्रा का अवमूल्यन अगर होगा ना तो इससे निर्यात सस्ता हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और निर्यात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ओके। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए IMF काम करता है भाई साहब। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, पेपर गोल्ड कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ADB मनीला में हो जाता है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किस सदस्य के नियमों के तहत दिया जाता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है किस 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 संस्था के सदस्यों के द्वारा दिया जाता है? तो WHO के द्वारा, WTO। ठीक है, WTO। वर्ष बजट 2026 और नवीनतम आंकड़ों पे देख लेते हैं। 2026 और 27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 4.4 से नीचे रखा गया है। ओके, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। अगला, भारत भारत एट द रेट 2047 विजन के तहत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा कितना गया है? तो भारत को $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चर्चा में रहा। PM स्वराज पोर्टल कैसे संबंधित है? तो वंचित वर्गों, SC ST और सफाई कर्मचारियों को ऋण सहायता प्रदान करने से PM स्वराज पोर्टल संबंधित हो जाता है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम और गुजरात के कांडला में। ओके भाई साहब, गुजरात के कांडला में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हब। डिजिटल रुपया को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? भारत ही है भाई साहब। ठीक है, डिजिटल ई-रूपी और थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से चालू है। चलिए आगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक सुधार का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यही चल रही ना अपनी PM गति शक्ति और कौन सा? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्रियान्वयन। ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? धोलेरा और गुजरात। टाटा ग्रुप और ताइवान के सहयोग से, ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी है ना टाटा ग्रुप, धोलेरा। ठीक है, अगला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाना ताकि रसद, लागत और समय कम हो सके। इसके किस शहर को लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा गया है? तो दादरी गौतम बुद्ध नगर को कहा गया है। ध्यान रखना, ये तो अपना सवाल आएगा, ये तो पक्का आएगा, लेखपाल में आएगा। यहाँ पर इसमें स्टार लगा लो, कितने? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, अरे 5 स्टार लगाओ। ठीक है, ओके। क्या है पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को लॉजिस्टिक गेटवे नॉर्थ इंडिया कहा गया? दादाजी हैं, दादाजी, दादरी और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए आगे। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? रैगनर और नक्श ने दी। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि बीस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग शब्दावली किससे संबंधित है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी को रोकने से संबंधित है। ओके, अगला, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25,000 कर दी गई है। 6 चरणों में मिलेंगे कन्या सुमंगला योजना। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे? समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से हो जाती है। चलिए आगे। गिनी गुणांक की अगर बात कर लेते हैं, आय असमानता मापना है तो जीरो अगर है तो पूर्ण समानता और 1 आती है तो पूर्ण असमानता। फिजिकल ड्रैग क्या है? मुद्रास्फीति के कारण लोगों का उच्च टैक्स स्लैब में चले जाना, उसे फिजिकल ड्रैग कहते हैं। अच्छा, बुल और बियर क्या है? शेयर बाजार के तेजड़िया और मंदड़िया से संबंधित है। ब्लू चिप कंपनी क्या है भाई साहब? ये वे कंपनियां जो आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर होती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ट्विन डिफिसिट क्या है? तो जब बजट घाटा और चालू घाटा दोनों एक साथ हों, जब बजट घाटा और चालू घाटा हो दोनों, तो उसे ट्विन डिफिसिट कहते हैं। ठीक है, ट्विन डिफिसिट कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ट्विन डिफिसिट कहते हैं।
ट्विन डिफिसिट कहते हैं। ठीक है, ट्विन डिफिसिट। चलिए आगे देख लेते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिवेश मतलब क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों पेशों को सरकारी हिस्सेदारी बेचकर वित्तीय अनुशासन लाना और संसाधन जुटाना। अच्छा, वैश्वीकरण का भारतीय कुटीर उद्योग पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा भाई? विदेशी सस्ते उत्पादों विशेषकर चीनी उत्पाद से प्रतिस्पर्धा के कारण कई पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया। उदारीकरण के बाद भारत के वैश्विक क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? तो इसमें निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को प्रवेश की अनुमति मिली, जिससे तकनीकी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। भाई साहब, अच्छा हुआ इसमें। ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय मध्यम वर्ग को किस प्रकार प्रभावित किया? रोजगार के नए अवसर बढ़े और उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई। ओके, आगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में कितने मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया? तो 16 मंत्रालय ला दिए गए एक ही में, पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितनी क्षमता प्राप्त करना? तो कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन भैया क्या करना? हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक। ठीक है, कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन। सागरमाला परियोजना के तहत तटीय आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो बंदरगाहों के निकट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना और निर्यात लागत कम करना। ओके, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा में हो जाता है। अंतर्देशीय, ध्यान रखना, नोएडा उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? नोएडा में। परंतु वाराणसी देश का प्रमुख जलमार्ग अब बन रहा है। ओके, एंजल लॉ का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? एंजल लॉ यह बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, एंजल लॉ तो भोजन पर होने वाला खर्च का प्रतिशत घटता जाता है। बड़ी बड़ी लोग कार वगैरह लेते हैं ना, जैसे जैसे आय बढ़ती है लोगों की, तो भोजन पे हम खर्चा करेंगे, कहीं गाड़ी लेंगे, घोड़ा लेंगे, ये सब चीजें लेंगे। वही एंजल का लॉ कहता है। व्यापार घाटा और चालू घाटा क्या अंतर बताता है? व्यापार घाटा केवल वस्तुओं के व्यापार घाटा जो है ना, व्यापार घाटा केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर बताता है, जबकि जो आपका चालू घाटा जो होता है ना, चालू घाटा में सेवाएं और रेमिटेंस भी शामिल होते हैं। चालू में सब कुछ आ जाएगा, रेमिटेंस और सेवाएं सब कुछ आ जाएंगे, और लेकिन व्यापार घाटे में केवल सेवाएं आएंगी। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार में अवैध तरीके से गोपनीय जानकारी के आधार पर व्यापार करने से। इनसाइड ट्रेडिंग मतलब चोरी छुपे से आप कहीं से पता कर लियो इसका शेयर बढ़ने वाला है, आपने पैसा लगा दिया और मजा आ गया। ठीक है, वही इनसाइड ट्रेडिंग। ठीक है, अगला, भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन कौन करता है? सेबी करती है। ठीक है, चलिए आगे। बटाईदारी सुधारों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जोतने वाले को मालिकाना हक देना और लगान को निश्चित करना। ठीक है, यही तो था। बटाईदार सुधारों का मुख्य लक्ष्य क्या था? जोतने वाले मालिकाना हक देना, लगान को निश्चित करना। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस का भूमि सुधार अधिकार से क्या संबंध था? इसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार सुनिश्चित किया। ये अच्छा सवाल है, याद रखना। 2020 में केस आया था, खूब चर्चा में आया था ना, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। ठीक है, इसमें बेटियों को भी दिया गया पैतृक संपत्ति। ओके, पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से। भारत में जीएसटी के संविधान संशोधन थे। 101वां संविधान संशोधन। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है? तो बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना इसका टारगेट होता है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक में अंतर क्या होता है? गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाई गई असमानता का सांख्यिकी माप है। जो गिनी गुणांक होता है ना, वो लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाई गई असमानता का सांख्यिकी माप होता है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा किस वर्ष में पेश की गई? 2011-12 में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? देखो, जीएनपी और जीएनपी जब मिलाएंगे ना, जीएनपी जब निकालेंगे तो जीडीपी में से हम क्या करेंगे? जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे। वही तो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध लागत आय का अंतर है। अच्छा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय वो हम जोड़ लेते हैं जीएनपी में। अच्छा, ठीक है।
ओके। डब्ल्यूटीओ का एम्बर बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है? एम्बर बॉक्स याद रखना भाई साहब, एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है वो कृषि सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है जैसे एमएसपी, वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आएगा। कौन एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आएगी? कौन एम्बर बॉक्स में आएगी? कौन लंबरगिनी एम्बर बॉक्स में आएगी? कौन? तो आपकी आएगी कृषि वाली, ठीक है, जैसे एमएसपी वगैरह, ठीक है। नीली क्रांति 2.0 पर का फोकस क्या था? तो समुद्री संसाधनों का गहरा दोहन और डीप ओशन मिशन, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सबको आवास देना? 2024-25। अब तो इसको 28-29 तक कर दिया गया ना। कोर सेक्टर में कितने उद्योग? भाई साहब 8 उद्योगों का लग कर रखा गया। कौन से? इसमें सौर नहीं है, ध्यान रखना, सोलर वाला नहीं है, ठीक है। कोयला है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी और उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली, ठीक है, ये सभी हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झांसी में। कितने? 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स सबसे पहले किस समिति ने सुझाया था? बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये भाई साहब कौन थे? चलैया समिति के संदर्भों में चर्चा रही थी। अच्छा, FSLRC और पूर्व में चलैया समिति। अच्छा दो समिति याद रखना, FSLRC और पूर्व में चलैया समिति। भारत में पहली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना कौन सी है? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना जो है ना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, ओके। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 200 से वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, फेमा जो आता है 1999 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। और PLMA क्या है? तो धन शोधन नियामक, धन शोधन निवारण अधिनियम है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ठीक है, जो PMLA। अच्छा 2002 का है भाई साहब, 2002 का हो जाता है, 2002 का हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो कुछ और सवाल देख लेते हैं। 100 सवाल। राजकोषीय समेकन से क्या तात्पर्य है? मतलब क्या है? सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीतियां और उपाय, ठीक है, वही आपका समेकित समेकन होता है। अच्छा, उपकर और अधिभार, उपकर और अधिभार में क्या अंतर है? उपकर मतलब किसी विशेष उद्देश्य जैसे शिक्षा उपकर के लिए लगाया जाता है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर लगा दिया जाता है। ओ भाई साहब, अच्छा, लॉफर वक्र किन दो चरों के बीच दर्शाता है? लॉफर तो कर की दर और सरकार को प्राप्त होने वाला कुल राजस्व व्यय, ठीक है, ओके। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। पिगोली पिगोवियन टैक्स क्या होता है भाई साहब? उन गतिविधियों पर लगाया जाने वाला कर जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे टैक्स पर, प्रदूषण पर टैक्स। पिगोवियन टैक्स याद रखना। पिगोवियन टैक्स क्या है? जो उन गतिविधियों पर लगाया जाने वाला टैक्स है जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे प्रदूषण पर टैक्स। अगला, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? मतलब जनता के पास, हाई पावर्ड मनी जनता के पास, प्लस बैंकों के पास भंडार और RBI के पास जमा, ये सब हाई पावर्ड मनी में आएगा। मार्जिन स्टेबिलिटी फैसिलिटी ये क्या है? MSF मतलब वह दर जिस पर बैंक आपातकालीन स्थिति में RBI से रातों रात कर्जा ले सकती है। ओके, क्या है भाई? वह दर जिस पर बैंक आपातकालीन स्थितियों में RBI से रातों रात कर्जा ले सकती है, उसे हम कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैड बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो वाणिज्यिक बैंकों के फंसे हुए कर्ज को खरीदना और उनका समाधान करना। लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? 1969 में गार्डिगल समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना शुरू करी गई, ध्यान रखना। RBI का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा किस संस्थाओं पर लागू होता है? तो उन संस्थाओं पर जिनकी वित्तीय स्थिति NPA या पूंजी खराब हो गई, वो लागू होता है क्या? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू होता है, ठीक है। बफर स्टॉक का प्रबंधन भारत में कौन सी संस्था करती है? तो FCI यानी भारतीय खाद्य निगम करती है। नीली क्रांति का हाल ही में जो शुरू हुआ PM मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है? तो ये मछली उत्पादन को बढ़ावा और उनके निर्यात आय को बढ़ावा देना। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन? सुभाष पालेकर हो जाते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ओके। कृषि और संरचना कोष की आवधिक अवधि कितनी है? 2020 से 2000
2000 एग्री इंफ्रा फंड की अवधि क्या है 2020-21 से 32-33 तक है। ओके। पीएम किसान तो आपका 6000 मिलते हैं। बिल्कुल। अगला सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य? वे उद्योग जिनमें भविष्य में भारी विकास की संभावना है, जैसे सूचना तकनीक, हाइड्रोजन तक ऊर्जा, अंतरिक्ष पर्यटन, इनमें सनराइज उद्योग कहते हैं। ओके। विश्व वैश्विक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। इंडेक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 हो जाता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र किस देश से प्रेरित है? चीन से। मेक इन इंडिया 2.0 का मुख्य फोकस कितने क्षेत्रों पर है भाई साहब? 27 क्षेत्रों पर है। वो भाई रे, 15 विनिर्माण है और 12 सीमा क्षेत्र है। ओके। पीएम वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का विस्तार करना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा हो जाता है कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। ओके। रसद प्रदर्शन सूचकांक 2024-25 में क्या स्थिति रही? अपने रैंकिंग में सुधार किया है। ठीक है। यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भाई साहब भारत की 38वीं रैंक आ गई। पर्वतमाला योजना किससे संबंधित है? पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ावा देना। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। ढोला सादिया ब्रिज आसाम वाला। ठीक है। भूपेन हजारिका ढोला सादिया आसाम वाला। ठीक है। ओके। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण कितना भाई साहब? युवा स्वरोजगार के लिए 25 लाख। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाता है? 12। ओडीओपी जो आपका का डिजिटल पार्टनर कौन सा है? तो ओडीओपी का आपका अमेजन फ्लिपकार्ट के साथ समझौता हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति किस सिफारिशों का संबंध किससे था? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। इन्होंने आर्थिक सुधारों पर भी प्रारंभिक राय दी थी। भाई। अच्छा। स्विफ्ट कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हो जाता है। उत्तर प्रदेश की एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? वाराणसी और लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में पहली बार रेल बजट को मुख्य बजट के से कब अलग करा गया? 1924 से अर्थ समिति 2017 में फिर पुनः एक कर दिया गया। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर अलग करा गया था 1924 में एक वर्ष समिति। गिफिन गुड्स में मांग का नियम क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि ये निम्न कोट की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपभोग बढ़ा देते हैं। हॉलैंड प्रभाव क्या है भाई साहब? का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव? हॉलैंड मतलब प्राकृतिक संसाधनों की खोज से मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जिससे अन्य विनिर्माण क्षेत्र का निर्यात घट जाता है। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो अल्पकालिक विदेशी मुद्रा लेन देन पर सट्टेबाजी है। टोबिन टैक्स किस पे? सट्टेबाजी पे। अल्पकालिक विदेशी मुद्रा लेन देन पे लगाया जाता है। अच्छा, आगे भाई साहब, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच न्यूनतम व्युत्क्रम संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। ठीक है। व्युत्क्रम संबंध को। चलिए भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। कार्बन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये आपका फिनलैंड हो जाता है। और कोयला उपकर को कार्बन टैक्स का एक रूप माना जाता है। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा क्या है? तो ये हो जाती है जीडीपी के आंकड़ों को पर्यावरण के अनुकूल और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की लागत को घटाकर प्राप्त होने वाली आय को ग्रीन जीडीपी कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो इंडेक्स है 2024-25 में किस भारतीय राज्य ने अग्रणी श्रेणी में शीर्ष स्थान? तो उत्तराखंड और केरल ने। अच्छा। नेट जीरो 2070 तक कोप्स 26 के सम्मेलन में ग्लासगो में जो हुआ था, मोदी जी वहां बोल के आए थे। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा? तो वैश्वीकरण जो है ना, वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण किसानों की आय में अस्थिरता और बीजों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार। डिजिटल डिवाइड का सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भाई साहब सूचना तक पहुंच के अभाव में ग्रामीण तथा शहरी आबादी के बीच आर्थिक अवसर की खाई का चौड़ा होना। बिल्कुल। विश्व क्रय उदारता
उदारीकरण के बाद भारत में असमानता को मापने के लिए किस रिपोर्ट का उपयोग किया था? विश्व असमानता रिपोर्ट। अच्छा, क्राउडिंग इन का प्रभाव क्या है? तो मतलब जब सरकारी निवेश जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च के कारण निजी क्षेत्र में निवेश भी बढ़ जाता है, ओके, उसे हम क्राउडिंग इन कहते हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है? तो सरकार द्वारा दी जाने वाली कर छूट यानी छूट रियायतों के कारण होने वाली राजस्व की हानि को टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। छूट दे दिया मतलब सरकार ने कोई कर या छूट में रियायत दे दी तो राजस्व की हानि हो गई, उसे हम टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? तो 2005-06 के बजट में हुई। फिजिकल ड्रैग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब मुद्रास्फीति के कारण लोगों में आय बढ़ती है तो उसे हम फिजिकल ड्रैग कहते हैं। ड्रैग हो रहा है ना, वे उच्च कर स्लैब में आते हैं जिससे उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। ओके, उड़ान योजना का 5.0 संस्करण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? हेलीकॉप्टर रूट और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। भारत का कौन सा बंदरगाह ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है? विशाखापट्टनम हो जाता है। मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 के तहत बंदरगाहों की क्षमता कितनी करने का लक्ष्य है? 3300 मिलियन टन्स पर एनम। 3300 मिलियन टन्स पर एनम मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 का रखा गया भाई साहब टारगेट। ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो ये भाई साहब पश्चिम बंगाल का है और बटाईदारों के पंजीकरण के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। हदबंदी कानून के विफल होने के कारण सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो बेनामी लेन देन। कानून के क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अच्छा, स्वामित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना ड्रोन तकनीक के माध्यम से। ओके, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर हो जाती है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किसकी तर्ज पर? बीडा का किया गया है, नोएडा की तर्ज पर किया गया है। ओके, अगला, उत्तर प्रदेश का निर्यात हब बनने की दिशा में कौन सा जिला सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है उत्तर प्रदेश के स्नातक और डिप्लोमा धारक युवाओं को मिलता है। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है। ओके, अगला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कब करा गया? 1 जुलाई 1955 को करा गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर भाई साहब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। लिबोर क्या है? लिबोर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये क्या है भाई साहब? लिबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। यह अब SOFR द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ओके, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में 1 नवंबर 1954 में। मुख्यालय आपका कानपुर में। चलिए आगे, गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे? गोल्डन और हैंडशेक मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। ब्लू चिप कंपनियां किन्हें कहा जाता है? वे बड़ी कंपनियां जिनका बाजार रिकॉर्ड बहुत मजबूत और विश्वसनीय होता है, उन्हें हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। नॉन फंजिल टोकन ये क्या है? अर्थव्यवस्था में क्या स्थान लेता है? तो यह डिजिटल संपत्ति है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, उसे नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो कचरे को कम करना, बिल्कुल, और संसाधनों का पुनः उपयोग करना यानी रीयूज रिसाइकल करना। ओके, वही सर्कुलर इकोनॉमी। भारत में मुद्रा प्रेस कहाँ स्थापित है? भाई साहब नासिक में है। महाराष्ट्र, देवास MP में, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी वेस्ट बंगाल में हो जाता है। चलिए आगे, वी शेप्ड रिकवरी क्या हो जाता है? कुछ हम वन लाइनर देख लेते हैं। वी शेप्ड रिकवरी क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था की मंदी के साथ तेजी से वापस पटरी पर आना, ये वी शेप, ठीक है। ओके,
यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब सभी नागरिकों को बिना शर्त एक निश्चित राशि देना, उसे हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। ओके। गिग इकोनॉमी मतलब क्या है? गिग इकोनॉमी मतलब होता है कि फ्रीलांस और अनुबंध आधारित कार्य, जैसे जोमेटो और स्विगी के लिए कर्मचारी। शैडो बैंकिंग क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो बैंकों की तरह काम करती हैं, उन्हें शैडो बैंकिंग कहते हैं। बेस इफेक्ट क्या है? मतलब ये आपका हो जाता है पिछले वर्ष के निम्न आंकड़ों के कारण, निम्न आंकड़ों के अगर वर्तमान वृद्धि दर अधिक दिखाई देना, वो बेस इफेक्ट अच्छा माना जाता है। अगला डिस डिस इन्वेस्टमेंट मतलब सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण करना, वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस मतलब वर्तमान में भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% है। ई रूपी भारत की अपनी डिजिटल करेंसी, जिसे सितंबर 2022 में शुरू करा गया। भाई साहब ठीक है, मजा आ गया बिल्कुल। तो कह रहा है कि आपका वित्तीय बाजार एवं बैंकिंग हो रहा था। गलत तुलन पत्र संकट क्या होता था? ये तो अभी ऊपर पढ़ा गया था, जिसके समाधान के लिए सरकार ने 4R तकनीक अपनाई है। मतलब क्या है? 4R क्या है? तो रिकॉग्निशन मतलब पहचान, रिसोल्यूशन मतलब समाधान, रिकैपिटलाइजेशन मतलब पुनः पूंजीकरण, और रिफॉर्म मतलब सुधार। ओके। नचिकेत मोर समिति का संबंध किससे हो जाता है? तो निम्न आय वाले छोटे जो निम्न आय वाले परिवारों तथा छोटे व्यवसायों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं तथा सुनिश्चित करना, भुगतान बैंकों का विचार यहीं से आता है। हो कि नचिकेत छोटी आय वाले परिवारों। अच्छा, व्हाइट लेवल एटीएम किसे कहते हैं? व्हाइट लेवल तो वे एटीएम जो गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं, जैसे टाटा इंडी कैश। अच्छा, उसे हम व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। एंजल टैक्स के हाल ही में चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो एंजल टैक्स होता क्या है? तो स्टार्टअप में होने वाले विदेशी निवेश को इन टैक्स के दायरे में लाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अच्छा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? भाई साहब विश्व बैंक। मुद्रा मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब फ्री ट्रेड जोन कौन था? पहला फ्री ट्रेड जोन भारत का कौन सा था? कांडला गुजरात, और 1965 में स्थापित होता है। एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं थे? तो ये आपका एम्बर बॉक्स तो अभी बताया था ना, जैसे आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें एमएसपी वगैरह दे दी जाए किसानों को। अच्छा, व्यापार सुगमता समझौता किससे संबंधित है? सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति देना। अच्छा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये क्या है भाई? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकारी संपत्तियों जैसे रेल, सड़क, पाइपलाइन को निजी क्षेत्रों को लीज पर देकर राजस्व जुटाना। हो भाई साहब। पीएम मित्रा योजना का संबंध किस योजना से है? तो कपड़ा उद्योग से है। पीएम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, इसके तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है। भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करा गया? तो भाई साहब ये वडोदरा गुजरात में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पश्चिमी और पूर्वी कॉरिडोर कहाँ मिलेंगे? तो दादरा, ये तो अभी जस्ट ऊपर भी पढ़ा गया था ना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पश्चिमी और पूर्वी कॉरिडोर कहाँ मिलेंगे? तो ये दादरी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला उत्तर प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं? तो भाई साहब लगभग हर जिले में कार्यरत है। ओके। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स में 2023 के बाद सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में आया? तो अक्षय ऊर्जा में। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में आया, अक्षय ऊर्जा में। किस जिले को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? मुरादाबाद को। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत कृषि क्षेत्र को किस प्रकार का कृषि क्षेत्र को किस प्रकार का दर्जा दिया गया? तो कृषि को दिया गया है कृषि पर्यटन, एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया। ओ भाई साहब। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की सफलता कौन सा कार्यक्रम शुरू करा गया? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अच्छा, मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों के स्तर पर संसाधनों का सटीक प्रबंधन एवं गरीबी दूर करना। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ किन वर्गों को मिलता है? तो भाई साहब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ मिलता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है? यूनिकॉर्न मतलब वह स्टार्टअप जिसका बाजार मूल्य $1 बिलियन
$1 बिलियन हो जाता है। डेकाकॉर्न क्या है? वह कंपनी जिसका मूल्यांकन 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो। वहाँ पे क्या था? वहाँ पर भी तो बिलियन था। यूनिकॉर्न वहाँ पे 1 बिलियन था, ठीक है। यहाँ पर डेकाकॉर्न मतलब 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो। हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में आपका हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य ईंधन की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति में इन्हें अस्थिर होने के कारण छोड़ दिया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में छोड़ दिया जाएगा। कोर मुद्रास्फीति में क्या हो जाएगा? कोर मुद्रास्फीति में मतलब किसको छोड़ा जाएगा? कोर मुद्रास्फीति में भाई साहब इनको छोड़ दिया जाए। किसको? खाद्य और ईंधन को छोड़ दिया जाता है, बाकी हेडलाइन में तो ले लिया जाता है, ठीक है। ओके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 10 शहरों को चुने गए हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा संपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आईएमएफ के पास आरक्षित किस्तें, नहीं सब कुछ हम विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है। ओके। कृषि कर है भारत का प्राथमिक क्षेत्र में, जो भारत का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, और जीडीपी में इसका हिस्सा 18 से 20% है। द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग वाला है और मेक इन इंडिया के द्वारा मजबूती मिली है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का है, जिसमें 54% के बाद 54% तक योगदान है किसका? सेवा का, ठीक है। यूपी इकोनॉमी अगर बात कर लेते हैं, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पहचान बनी है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे। और भाई साहब हमने यहाँ पर 300 सवाल कर लिए। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।